हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान के पाठ्ययोजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्ययोजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्ययोजना और वो विषय है नागरिक शास्त्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। यदि हमें किसी भी विषय का पाठ्य योजना बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 11 लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कालांश लिखेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। अब जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा है 10, विषय है सामाजिक विज्ञान और प्रकरण है सत्ता की साझेदारी। ठीक है। और अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। यह दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब सैंपल कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप सैंपल कार्य पर सत्ता की साझेदारी लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा ये सब यहाँ पे लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। उसका तीसरा पॉइंट है छात्रों में शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी से अवगत कराना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में राजनीतिक अवस्था के गुणों का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के टॉपिक पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्र सत्ता की साझेदारी के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सत्ता की साझेदारी को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। उसका तीसरा पॉइंट है छात्र साझेदारी का विवरण देने में सक्षम होंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता और महत्व को बता सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें टीचर कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ देखिए छात्र सत्ता की साझेदारी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। ठीक है। तो पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे, यानी कि इसमें क्रिस क्रॉस मेथड चलेगा। मतलब कि देखिए छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में लिखेंगे 1, उसका छात्राध्यापक जो प्रश्न पूछेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं भारत कैसा देश है, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक उत्तर दिए छात्र छात्रा, तो इस उत्तर से ही पुनः प्रश्न करेंगे छात्राध्यापक। ठीक है। तो देखिए प्रश्न है दूसरा, लोकतांत्रिक देश में
शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है? छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे जनता के द्वारा चुने गए सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, सरकार को सुव्यवस्थित देश को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न छात्र अध्यापक करेंगे, व्यक्ति को नागरिक शास्त्र की भाषा में और क्या कह सकते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे सत्ता, ठीक है। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पार्ट में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। तो पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब यहाँ पे लिखेंगे। उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। यानी कि क्लासरूम में टीचर जो भी एक्टिविटी कराएंगे वो सब इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपठ कार्य, ठीक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सत्ता की साझेदारी का अर्थ। चूंकि सत्ता की साझेदारी हम लोग का प्रकरण है तो वहीं से शुरू करेंगे। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ लिखेंगे शिक्षण बिंदु पर और उसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में सत्ताओं को विभाजित करना। अर्थात सत्ता की साझेदारी एक नीति है जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता का एक स्थायी भाग प्रदान किया जाता है। जातीय तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण विभाजित झगड़े सुलझाने का यह एक हथियार है जिसमें सांस्कृतिक भाषा का भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे तथा श्यामपठ से देखकर उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सत्ता की साझेदारी हेडिंग दे देंगे। उसके बाद पॉइंट है समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में सत्ताओं को विभाजित करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है शक्तियों की साझेदारी ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते हैं। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक पहला प्रश्न पूछते हैं सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं शक्तियों की साझेदारी करते हैं, ठीक है। उसका दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछते हैं समाज के सभी प्रमुख समूहों को कौन सा भाग प्रदान किया जाता है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, देखिए उत्तर देते हैं स्थायी भाग, ठीक है। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बताते हैं, देखिए बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्र हरियाणा राज्य से भी कम है। इसकी सीमाएं नीदरलैंड यूक्रेन जर्मनी से लगती है। इसकी आबादी करोड़ के लगभग है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी देश की कुल आबादी का लगभग 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। बाकी 40% लोग बोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 50% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे श्यामपठ से देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सत्ता की साझेदारी बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है। पहला पॉइंट है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते हैं। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं बेल्जियम कैसा देश है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं यूरोप का एक छोटा सा देश, ठीक है। उसका छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं बेल्जियम की सीमा किन किन देशों में लगती है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए
उत्तर नीदरलैंड, यूक्रेन तथा जर्मनी से लगती है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए छात्र अध्यापक इसके बारे में क्या बताते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध रहे हैं। बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 फ्रेंच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बेल्जियम की तरह श्रीलंका भी यही स्थिति थी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिसकी आबादी 74% है। इसके बाद तमिलों का नंबर आता है, इसकी आबादी 18% है। तमिलों में भी 2 वर्ग हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तान तमिल हैं। ठीक है, और छात्र क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट से देखकर उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बेल्जियम और श्रीलंका हेडिंग देंगे। उसका पहला पॉइंट है 1950 और 1960 के दशकों में डच फ्रेंच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़े। दूसरा पॉइंट है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। उसका तीसरा पॉइंट है तमिलों में भी 2 वर्ग हैं। और चौथा पॉइंट है 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच भाषा तथा डच बोलने वाले के बीच तनाव बढ़ा। ठीक है, श्यामपट कार्य पर आप ब्लैक पेपर चिपका सकते हैं या व्हाइट पेपर भी चिपका सकते हैं। ठीक है, जिसे देखने पर भी आकर्षित लगे। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते हैं। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव कब बढ़ा। तो छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे 1950 और 1960 के दशक में। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, श्रीलंका कैसा देश है। तो छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे द्वितीय देश है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इससे आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण समाप्त करेंगे। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है साझेदारी एक नीति है। दूसरा पॉइंट है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तीसरा पॉइंट है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध थे। और चौथा पॉइंट है 1950 तथा 1960 में डच तथा फ्रेंच बोलने वालों के मध्य तनाव बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट्स का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है बेल्जियम की सीमाएं किन से लगती है। दूसरा प्रश्न है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ताकतवर तथा समृद्ध कौन देश रहे। उसका तीसरा प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी का नाम बताएं। और चौथा प्रश्न है सिंहली भाषी लोग कौन से धर्म से हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिले और हमें पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।